Hello, my dear students. First of all, I welcome to all of you in your favorite YouTube channel, The Physics Time. So, let's start today's topic. आज का टॉपिक अपना क्या है? आज हम क्लास 9th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, विच इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सो व्हाट इज़ फोर्स? सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? फोर्स को. फोर्स क्या है? आपने पढ़ा होगा अभी तक. फोर्स क्या है? ए पुश और ए पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स. किसी बॉडी को हम पुश करें या पुल करें, या पुश और पुल क्या कहलाएगा किसी बॉडी के ऊपर? फोर्स. अब आप जैसे आप किसी ड्रॉवर को खोल रहे हो, मान लीजिए आपने किसी ड्रॉवर को खोला, ठीक है, तो आपको अपनी ओर खींचना पड़ेगा वो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? पुल. अगर आप गेट को बंद कर रहे हो या गेट को खोल रहे हो, गेट को क्लोज कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? पुश और पुल. तो डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ऐसे ही देखते हैं जिन पे हमारे को फोर्स दिखता है, ठीक है ना. ऐसी ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं अपने डेली लाइफ में जहाँ पे हमारे को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. सो ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स. अब फोर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना. ये फोर्स के इफेक्ट्स बोले जाएंगे, वो इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स. ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. एक फोर्स जो है वो एक रुकी हुई बॉडी को चला सकता है. ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है ना. और एक चलती हुई बॉडी को जो है फोर्स अप्लाई करके हम रोक भी सकते हैं. आपको पता है कोई भी चीज़, कोई भी बॉल अगर ऐसे चल रही है, फोर्स अप्लाई किया हमने ऐसे और रुक गई, ठीक है ना. ए फोर्स कैन चेंज शेप साइज ऑफ द बॉडी. शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. एक फोर्स जो है, फोर्स लगा के आपको पता है किसी भी बॉडी की शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं. कैसे? आपको पता है कि एक रबर जो आपने देखा होगा बालों में डालने वाला, रबर को अगर आप ऐसे खींचो, रबर को आपने ऐसे खींचा तो रबर, आपको पता है पहले रबर इतना सा था, अब उसका शेप और साइज दोनों चीज़ चेंज हो गई जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना. सो अगला एग्जांपल क्या है? अगर आप एक स्प्रिंग को आप ऐसे खींचो, पहले जो उसका लेंथ था वो लेंथ इतना था, ठीक है ना. अगर आपने उस स्प्रिंग को ऐसे फोर्स लगा के खींचा, ठीक है, फोर्स लगा के खींचने से आपने उसका क्या चेंज कर दिया? साइज, ठीक है. तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक है ना. एक फोर्स जो है वो चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. एक बॉडी चल रही है मान लीजिए, और उसके आगे हमने इधर से फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है. अभी आप एग्जांपल देखिए, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो या फिर आप चिड़ी बल्ला खेलते हो तो ऐसे आती है, ठीक है, चिड़ी ऐसे आई और आपने ऐसे मारा उसको, तो ऐसे आ रही थी, मोशन उसका ऐसा था और आपने ऐसे फोर्स लगाया तो आपने क्या कर दी? उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. सो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, ठीक है. इन सभी को क्या बोलेंगे हम? इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स. सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमने पढ़ लिए. अब फोर्स के टाइप्स क्या हैं? फोर्स कितने टाइप का होता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि फोर्स जो है वो मेनली तो दो टाइप का होता है, ठीक है. वैसे फोर्स के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हम किस बेसिस पे उनको डिवाइड कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, आप उनको किस कैटेगरी में, किस बेसिस पे आप उनको डिवाइड कर रहे हो. तो वैसे तो हम बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना. आपने किसी वेट को उठाना है तो वहाँ पे आपको जो फोर्स लगेगा वो आपकी मसल्स के द्वारा जो फोर्स है वो ही लगेगा वहाँ पे, ठीक है. तो उस फोर्स का नाम क्या बोला हमने? मस्कुलर फोर्स. या फिर अगर कोई बॉडी सड़क पे चल रही है तो हमने क्या देखा कि वो अगर इंजन बंद कर देते हैं तो कुछ दूर जाके रुक जाती है, ठीक है. तो वहाँ पे जो फोर्स है बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड, वहाँ पे कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना. कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. तो दुनिया में बहुत सारे हज़ारों टाइप के फोर्स हैं भाई, लेकिन हमने किस बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया? सिर्फ दो फोर्सेस के बेसिस पे. एक जो ऐसे हैं जो कांटेक्ट के कारण लगते हैं, जहाँ पे कांटेक्ट नेसेसरी है, तो हमने उनको क्या बोला? कांटेक्ट फोर्स,
जहाँ पे कांटेक्ट हो हमारा किसी ऑब्जेक्ट के साथ और वहाँ पे फिर फोर्स लगे, हमने क्या बोल दिया, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपने एक वेट को उठाना है, वेट को अगर आपने उठाना है तो आपको ऐसे उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा और ऐसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कांटेक्ट फोर्स है, हमें पता है मस्कुलर फोर्स है, लेकिन वो कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना। गाड़ी रोड पे जाते हुए रुक जाती है, ठीक है, हमने क्या कहा कि फ्रिक्शन है, लेकिन वो कांटेक्ट फोर्स है भाई, कांटेक्ट है गाड़ी के टायर्स का और ग्राउंड का, ठीक है, इसलिए गाड़ी रुक जाएगी, तो कांटेक्ट फोर्स बोली जाएगी। और एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहाँ पे कांटेक्ट की जरूरत ना पड़े, वो फोर्सेज क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। तो मैंने आपको बताया कि हमने जितनी भी फोर्सेज हैं, जितनी भी फोर्सेज, उनको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेज के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। नॉन कांटेक्ट फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जहाँ पे बिना कांटेक्ट के फोर्स लगे, और आपकी 9th क्लास में नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ही है। क्या आपने ऐसी फोर्स देखी है क्या जो बिना कांटेक्ट के लगे? नहीं देखी? देखिए, ठीक है। आपको पता है कि अगर एक मैग्नेट को आप दूसरी मैग्नेट के नज़दीक लाते हो तो या तो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, या फिर क्या करेगी, रिपेल करेगी। हमने क्या कहा, वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बिना कांटेक्ट के, थोड़ी सी दूर से ही क्या करेगी, या तो अट्रैक्ट कर लेगी या रिपेल करेगी। आपको पता है नॉर्थ साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चीज़ है समझ में? तो वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स लगती है, तो हमने उसको क्या कहा, मैग्नेटिक फोर्स। मैंने आपको बताया जितनी भी फोर्सेज हैं हमने दो ही पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरी फोर्स क्या है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या बोला हमने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स नाम है उसका। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो, चार्जेस के बीच में जो लगता है। ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपकी 9th क्लास में सिर्फ एक ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो बिना कॉन्टैक्ट के लगती है, और वो ही हमने पढ़नी है। जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स हैं वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 10th में, 11th में, +2 में जैसे। लेकिन आपकी 9th क्लास में जो है वो सिर्फ एक ही फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन का फोर्स पता है ना आपको। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूँ, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो अर्थ की तरफ गिरता है, क्या अर्थ इसके कॉन्टैक्ट में आई? अर्थ ने इसको हाथ पैर पकड़ के ऐसे हाथ पैर लगा के फिर खींचा है क्या? नहीं, ये अर्थ की तरफ गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन का फोर्स इसके ऊपर लगता है जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी फोर्सेज हमने दो पार्ट्स में बांट रखे हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये है टाइप्स फोर्सेज के। लेकिन यहाँ पे हमने फोर्स के टाइप्स पढ़ने हैं किस बेसिस पे? कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। कॉन्टैक्ट के बेसिस पे ही दो टाइप्स बना रखे हैं जो आपने 9th में अभी पढ़ने हैं। वो क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। सो पहला फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। सेकंड फोर्स क्या है यहाँ पे? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड की डेफिनेशन क्या होगी और अनबैलेंस्ड की डेफिनेशन क्या होगी, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन इट इज़ सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा। जैसे बैलेंस्ड फोर्स मैं आपको समझाता हूँ अभी। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, या फिर कोई हैवी बॉक्स है ये, ठीक है, हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स, ये यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर फोर्स अप्लाई किया आपने, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, ठीक। तो वापस में आपको पता है फ्रिक्शन यहाँ पे है ग्राउंड के और इसके सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करता है हमारे लगाए गए फोर्स को। अगर इधर से हमने 10 न्यूटन लगा रखा है और ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, तो हम क्या मानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो भी कितना होगा? 10 न्यूटन, ठीक है ना।
सो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है अभी, नेट फोर्स समझ में है। 10 इधर, इसको पॉजिटिव मानो तो इसको क्या मानोगे 10 नेगेटिव, तो नेट फोर्स कितना है 0 न्यूटन। चीज़ आई समझ में। डेफिनेशन क्या कहती है अपनी, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज बहुत सारे फोर्सेज क्या, हाँ कितने भी फोर्सेज हों किसी बॉडी के ऊपर, अगर उन सभी का रिजल्टेंट क्या आता है 0, तो वहाँ पे जो फोर्स बोलेंगे हम, कौन सी फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि बैलेंस है हर जगह। इधर बैलेंस, इधर 10 न्यूटन तो इधर भी 10 न्यूटन, यहाँ पे क्या है बैलेंस। चीज़ है समझ में। हाँ, तो ये बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, डज नॉट मूव। अगर मूव नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, ये फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। तो मैंने बताया क्या इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेज एक्ट कर सकती हैं। हाँ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। जितने भी फोर्सेज हैं, क्या एक फोर्स एक्ट कर रही है क्या यहाँ पे, नहीं, बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही हैं। देखो इसके मास के कारण नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये इसका एक्शन है, ये एक्शन बोला जाएगा। और यहाँ पे वापस में ग्राउंड ने इसके ऊपर एक फोर्स लगा रखा है जिसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन, एक्शन, और उल्टा अपोजिट में क्या है, रिएक्शन। देखो ये बैलेंस रहता है तभी तो ये ग्राउंड पे है, अगर ये वाला ज़्यादा हो गया तो ग्राउंड में धंस जाएगा। ग्राउंड वापस में अगर उतना नहीं लगा पाया, एक्शन ज़्यादा है, रिएक्शन क्या है कम, तो ये ग्राउंड में धंस जाएगा। अगर एक्शन कम हुआ, रिएक्शन ज़्यादा हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। एक्शन जितना होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अगर रिएक्शन रहेगा तो वो बॉडी सरफेस पे बनी रहेगी, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन से ज़्यादा हो सकता है, यही बात मैंने कही है। एक्शन ज़्यादा है तो वो बॉडी ग्राउंड में धंस जाएगी, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन का भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राउंड पे रखी हुई कोई चीज़, रिएक्शन बढ़ गया उसका और वो ऐसे उठा दी ग्राउंड ने, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही तो बात मैंने बोली थी बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ 0, एक्शन और रिएक्शन भी यहाँ पे बराबर हैं। हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन वाला फोर्स, इसको हम फ्रिक्शन ऐसे दिखा दें और इसको अप्लाइड फोर्स को ऐसे दिखा दें, FA अप्लाइड फोर्स। तो हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स, एक्शन और रिएक्शन, रिजल्टेंट अगर 0 रहता है तो वो बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे उसको। और बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करती। अब करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्स इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही हों, अगर रिजल्टेंट 0 नहीं होता तो वो फोर्स क्या बोली जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे एक बॉक्स है, वही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम। एक बॉक्स है जिसके ऊपर आपने ऐसे मान लीजिए 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और इधर से जो फोर्स है वो कितना लग रहा था, मान लीजिए आपने अप्लाई जो किया है वो 50 न्यूटन अप्लाई किया इधर, और पहले की तरह हम क्या मान लेते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 10 न्यूटन, ठीक है। एक्शन, इतना एक्शन देखिए, एक्शन इसका वेट, ठीक है ना, इसका वेट जो है वो क्या है, एक्शन। और वापस में ग्राउंड ने इसको संभाले रखा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है ग्राउंड ने, तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। सो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे बराबर हैं। अगर 50 न्यूटन नीचे की तरफ है तो 50 न्यूटन ही ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। हमने रिजल्टेंट निकालना है सभी फोर्सेस का, हमने नेट फोर्स देखना है इसके ऊपर। तो ये वाला तो 0 हो गया मान लीजिए, इधर वाला देखिए, इधर वाला 50 न्यूटन प्लस का और इधर वाला माइनस, इधर वाला फोर्स फ्रिक्शन वाला माइनस, ठीक है ना। सो
नेट फोर्स इसके ऊपर कितना बचता है, 5 न्यूटन। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हाँ, मूव करेगा। अपना 5 न्यूटन जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है हमने, बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है ना। तो बॉडी अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में बॉडी क्या करती है, मूव करती है, मूवमेंट होता है। ठीक है ना, मूवमेंट टेक प्लेस, मूवमेंट होता है, बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो देन फोर्स क्या मानी जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना। ये अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में ऑब्जेक्ट चलने लगता है। तो आपने एक गेम देखा होगा, ये गेम, इसमें क्या होता है, 10 आदमी इधर से खींच रहे हैं, 10 आदमी उधर से खींच रहे हैं, बीच में रुमाल होता है। ठीक है, इधर वाला फोर्स उधर वाला फोर्स अगर बराबर हो जाते हैं तो हमने उस कंडीशन में उसको क्या बोला, रुमाल अगर वहीं पे रहता है तो हमने क्या कहा, दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, और वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर एक टीम ज़्यादा फोर्स लगा देती है, मान लीजिए इधर वाली टीम ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो वो रुमाल अपनी पोजीशन से इधर खिसकता है। तो हमने क्या कहा, अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो क्या बोला उसको, अनबैलेंस्ड फोर्स। चीज़ आई ना समझ में। तो ये 2 टाइप हैं हमने जो पढ़े हैं 9th क्लास के, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हमने पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, और लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसका एक तीसरा नाम भी है भाई। तीसरा नाम क्या है, देखिए, तीसरा नाम है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सो ये जो लॉ था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ज़रूर है, लेकिन ये जो लॉ है वो गैलीलियो ने बनाया था। ठीक है ना, बनाया नहीं था, बस बताया था इनर्शिया के बारे में, हम ये कह सकते हैं। फिर न्यूटन ने उसको आके लॉ की शेप में डाला, और वो आज किसके नाम से जाना जाता है, न्यूटन्स लॉ के नाम से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में ये लॉ जो है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। ठीक है। सो इसको गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये इनर्शिया क्या चीज़ है, तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, इनर्शिया को। थोड़ा सा इनर्शिया को देख लेते हैं कि इनर्शिया क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इनर्शिया, इनर्शिया का मीनिंग क्या है, इनर्शिया का मीनिंग है हिंदी में जड़त्व, जड़त्व। और इंग्लिश में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा, इट इज़ द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to change its state itself, to change its state itself। ठीक है ना। इनर्शिया क्या है, देखिए, इनर्शिया को गैलीलियो ने कैसे समझाया कि अगर किसी बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। अभी आप देखना इस चीज़ को, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी लग गया, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, असमर्थता, ये कह सकते हो आप। किसी बॉडी की असमर्थता है, ये अयोग्यता है इनर्शिया, कि वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, वो इनर्शिया है। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
यहाँ पे या टेबल पे कोई बुक रखी हुई है आपको पता है, तो उसके पास इनर्शिया है, वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। स्टेट का मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं है यहाँ पे, स्टेट का मतलब रेस्ट या मोशन, चीज़ ऐसा उनमें। स्टेट का मतलब है वो जिस पोजीशन में है, जिस कंडीशन में है, उसी कंडीशन में ही रहेगी, वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर सकती। वो रखी हुई है, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, रखी ही रहेगी, वो अपने आप थोड़ी ना चलेगी बुक। आपको पता है टेबल के ऊपर आप बुक रख देते हो तो क्या आज आपको और कहीं मिलेगी दूसरी जगह? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने कल टेबल पे रखी थी तो आज भी टेबल पे ही मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जो है उसकी अयोग्यता, उसकी समर्थता किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपने आप अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को चेंज करने में वो क्या है, असमर्थ, अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। उस इनएबिलिटी को क्या कहा गया? जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, इसके टाइप्स भी देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो मैंने आपको बता दिया इनर्शिया क्या है। पहले इनर्शिया को अगर नहीं समझ में, आपको पहले इनर्शिया को समझते हैं। इनर्शिया जैसे आपको पता है कि अगर एक चीज़ है यहाँ पे कोई भी, तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो उसकी इनर्शिया है कुछ ना कुछ। लेजीनेस समझ सकते हो, इनर्शिया को आप किससे समझ सकते हो? लेजीनेस, किसी ऑब्जेक्ट में जो सुस्तपन होता है, लेजी बोलते ना हम, सुस्ती, वो चीज़ समझ सकते हो आप, उसको इनर्शिया से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सुस्ती होती है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर बड़ी होगी तो उसमें सुस्ती क्या होगी? ज़्यादा। सोचो आप इस चीज़ को मेरे साथ सोचो, जस्ट इमेजिन इनर्शिया कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो हमने क्या कहा? उसकी इनर्शिया क्या है? कम। सपोज करना है आपने, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया क्या हो जाएगी? ज़्यादा, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि अगर एक पतला सा आदमी है, वो इतना ज़्यादा लेजी नहीं होता, इतना ज़्यादा सुस्त नहीं होता, कभी भी आप उसको उठा के बैठा सकते हो, चटकी होती है उसमें, चटकी बोल सकते हैं उसको। उसकी इनर्शिया जो है वो कम है क्योंकि वो पतला है, उसका मास कम है। अभी एक मोटा आदमी है, बहुत ज़्यादा मोटा, नहीं तो उसके उठ के बैठा जाता, ठीक है ना। अगर बैठ गया तो उससे उठा नहीं जाता, ठीक। तो हमने क्या कहा? उसकी इनर्शिया क्या है? ज़्यादा। तो जिस आदमी का मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया क्या हो जाएगी? ज़्यादा। वही यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ। अगर एक टॉय कार आप लेते हो, टॉय कार है, टॉय कार को आप उंगली से ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा के आप धकेल सकते हो, ठीक है ना। और एक बड़ी कार है, बड़ी कार को आप ऐसे उंगली से धकेलो ना, थोड़ा सा उंगली से फोर्स लगा के उसको चलाओ ना, नहीं चलेगी। छोटी कार के पास इनर्शिया क्या है? कम। सो थोड़ा सा फोर्स लगा के ही हम उसकी इनएबिलिटी को, उसकी असमर्थता को चेंज करते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं। अब थोड़ा सा ही फोर्स रिक्वायर होता है अगर मास थोड़ा होता है, मास कम। और अगर मास ज़्यादा होगा, बड़ी कार है, बड़ी कार को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हम ऐसे धक्का लगाएंगे और फिर उसको पुश करेंगे, ठीक है। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पे उसकी पोजीशन जो है, उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। ये है भाई इनर्शिया। अब इनर्शिया के टाइप्स देखते हैं। इनर्शिया के जो टाइप हैं वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है, वो अगर रुकी हुई है, मान लीजिए एक बॉडी, एक टेबल के ऊपर आपने एक बुक को रखा है, तो वो रेस्ट में है, तो वो क्या चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, ठीक है ना।
वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। हम भी ऐसे ही होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं। अगर खाट पे पड़े हुए हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारे को कोई उठाए नहीं, तंग नहीं करे, खाट पे पड़े रहें। अगर चेयर पे बैठे हुए हैं तो हम क्या चाहते हैं, भाई कोई तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, चेयर पे ही बैठे रहे। उस चीज़ को क्या बोला हमने, इनर्शिया, ठीक है ना, वो हमारी जैसी इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब समझ में है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अपने आप अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर सकती कि रेस्ट से वो किस में आ जाए, मोशन में, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ एन बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, कि अपनी ये रेस्ट वाली जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक, रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन आपको पता है कि अगर कोई बॉडी अगर चल रही है, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है, ठीक है ना, वो रुकना पसंद नहीं करती, लेकिन रुकना पड़ता है किसी दूसरी सर्कमस्टांसेस के कारण, किसी दूसरी परिस्थितियों के कारण रुकना पड़ता है भाई, वो अलग चीज़ है, मजबूरी होती है। लेकिन कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना पसंद करती है। सो हमने उसको क्या बोला, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना, चलती ही रहे। हम भी यही चाहते हैं, अगर गाड़ी में बैठे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं हम, तो हम रेस के ऊपर अगर हमने पैर रखा हुआ है, रेस के ऊपर पंजा रखा है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं रास्ते में कोई ब्रेक करना है, कोई किसी तरफ की कोई भी बाधा ना है, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए और गाड़ी स्मूथ चलती रहे। हम उस रेस पर से जो है पैर हटाना पसंद नहीं करते, गाड़ी चलती रहे, ठीक है। वो हमारी रेस्ट वाली इनर्शिया मान लीजिए आप, या गाड़ी के जो मोशन वाले आप मान सकते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, जो आपकी मर्जी, ठीक है। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे एक बॉल आ रही है इधर से, यह एक बॉल जा रही है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हमने किसी बॉल को फेंका ऐसे, तो वो बॉल अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर जाएगी क्या, नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी जो बॉडी है वो चल रही है जिस डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में ही चलती रहेगी, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। सो हमने क्या कहा उसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगी। अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जैसे इधर जा रही थी, उधर से अगर किसी ने बल्ला घुमाया और उसके ऐसे फोर्स लगाया तो फिर डायरेक्शन चेंज होगी, अपने आप वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। सो मैंने बताया आपको इनएबिलिटी, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी डेफिनेशन। इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ एन बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन, आप ये भी कह सकते हो, अपनी डायरेक्शन को वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। सो इसके एग्जांपल्स देखिए एक बार, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ पे लागू होता है भाई, ये समझना है हमने विद एग्जांपल्स। अभी आपको पता है कि अगर आप एक बस में बैठे हुए हो, ठीक है ना, बस में बैठे हुए हो, बस भी एट रेस्ट और आप भी एट रेस्ट, दोनों रुके हुए हो मान लीजिए, और अगर ड्राइवर सडनली बस जो है वो स्टार्ट करके एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दे, सडनली उसकी रेस दबा दे, हम ये कह दे एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाए, तो हम अगर ऐसे बैठे हुए थे तो हमारी बॉडी लेन बैकवर्ड, तो हमारी बॉडी किधर जाती है, पीछे की तरफ जो है वो झुकती है, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है भाई, मैं आपको बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। जब सडनली बस स्टार्ट हुई और हमारी बॉडी ऐसे थी, हमारी बॉडी लीन बैकवर्ड, हमारी बॉडी पीछे की तरफ झुकी, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी बॉडी थी वो एट रेस्ट ही रहना पसंद करती है भाई, ठीक है, एट रेस्ट है तो एट रेस्ट ही रहना पसंद करेगी। और जो सीट थी बस की, उस सीट से हमारा लोअर बॉडी पार्ट अटैच है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, हमारा लोअर बॉडी पार्ट उस बस की सीट से अटैच है और अपर बॉडी पार्ट इज फ्री टू रोटेट, इधर उधर ऐसे हो सकता है वो, ठीक है ना, आगे पीछे। तो जब बस रेस्ट में थी तो हमारा सब कुछ, हमारी बॉडी, हमारे आसपास की जो चीज़ें थी, सीट वगैरह सब कुछ क्या थी, रेस्ट में। और सडनली बस जो है एक्सेलरेट हुई, सडनली बस आगे की तरफ बढ़ी, तो बस के साथ जो सीट थी वो भी आगे की तरफ बढ़ी और सीट से हम अटैच थे, हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो भी उसी के साथ चलने लग गया, सीट के साथ ही आगे की तरफ बढ़ा बस के साथ, ठीक है। लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो था वो तो अपनी जगह पे ही था, वो उसके साथ अटैच नहीं था। तो अपर बॉडी पार्ट जो है वो रेस्ट के कारण, देखो रेस्ट, ये रेस्ट में था, नीचे वाला हिस्सा ऐसे मूव कर गया और ये यहीं पे रहा, तो हमारी बॉडी
पीछे की तरफ झुकती है। ये लोअर पार्ट आगे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि बस के साथ अटैच है, बस की सीट के साथ। तो ये लोअर बॉडी पार्ट ऐसे नीचे खिसकेगा हमारे नीचे से ऐसे। तो ये जो बॉडी है हमारी, ये तो रेस्ट में ही रहना चाहती थी, तो ये पीछे की तरफ ऐसे जाती है, ये यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन हम फिर इसको बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा संभालते हैं, और फिर ये बस के साथ मूव करने लग जाती है। चीज़ ऐसा समझ में। तो वो किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या देखो, दूसरा एग्जाम्पल आप देखो कि अगर आप अपनी चारपाई को साफ़ करते हो या किसी चादर को अगर आप साफ़ कर रहे हो, आप बीट कर रहे हो उसको किसी डंडी के साथ, किसी स्टिक के साथ, तो क्या होता है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, आपको पता है। ठीक है ना। ये एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर हम ऐसे चादर को तान के ऐसे उसकी बीटिंग करें, पीटें चादर को, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं हमारे को। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो जो चादर है वो अब क्या है, एट रेस्ट शुरू में, और उसके जो पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल वो भी क्या रहते हैं, एट रेस्ट। समझिए आप। अब हमने जैसे ही मान लीजिए स्टिक से इसको पीटा, स्टिक से इस चादर को पीटा हमने, तो ये चादर में क्या आएगा, मोशन। रेस्ट से ये किस में आएगी, मोशन में। तो ये ऐसे जाती है, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, वो डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो हम जैसे चादर को पीटते हैं डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पे थे डस्ट पार्टिकल। हमने चादर को पीटा, चादर में क्या आ गया, मोशन, और डस्ट पार्टिकल जो जहाँ पे था वो वहीं पे रहना चाहता है। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं वो, और हम ऐसे डस्ट पार्टिकल्स को अलग करते हैं। ठीक है ना। चादर या चारपाई को ऐसे हम साफ करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है वो। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, अगर आप देखो, अगर आप किसी पेड़ को हिलाते हो ज़ोर ज़ोर से, तो उसके पत्ते जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं। ठीक है। वो ऐसा क्या होता है कि जो लीव्स ऑफ द ट्री डिटैच फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, जो पत्ते हैं वो अलग किए हुए उसकी शाखाओं से। यहाँ पे क्या कारण था, आप समझिए इस चीज़ को, कि जब पत्ते, वो पेड़, वो सब कुछ क्या था शुरू में एट रेस्ट, हमने उसको ऐसे मूव किया, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें क्या आ जाता है, मोशन। जबकि जो पत्ते हैं वो एट रेस्ट रहना चाहते हैं। ब्रांच में तो मोशन आ गया, पेड़ की ब्रांच में, ट्री की ब्रांच में क्या आ जाता है, मोशन। मान लीजिए ये ब्रांच है और यहाँ पे ये एक लीफ, पत्ता इससे जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इस ब्रांच को हिलाते हैं तो ये एट रेस्ट था शुरू में, एट रेस्ट ही रहना पसंद करता है। तो अगर हम इसको हिलाते हैं तो ये यहाँ एट रेस्ट ही रहना चाहता है, तो इसको हिलाने से ये टूट के नीचे पड़ जाता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है। या आप किसी आम के बगीचे में किसी पेड़ को अगर हिलाते हो, मैंगो ट्री को, तो वहाँ पे आम भी जो है वो ऐसे नीचे गिरते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप समझ सकते हो। ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल और है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल क्या रह गया अपना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप देखो कि अगर आप एक ग्लास के ऊपर एक सिक्का रखो, सिक्का, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड रख के, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ग्लास जो है उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा और उसके ऊपर सिक्का रखा, तो अगर आप उस कार्डबोर्ड को ऐसे ऐसे मारते हो तो कार्डबोर्ड और वो सिक्का क्या थे, एट रेस्ट। तो वहाँ पे कार्डबोर्ड उसके नीचे से निकल जाता है और वो जो सिक्का रखा हुआ था ग्लास के ऊपर वो अंदर गिर जाता है। ग्लास के अंदर क्यों गिर जाता है, क्योंकि वो क्या रहना चाहता था, एट रेस्ट, वो उसी पोजीशन पे, और वो हमने ऐसे मोशन से एकदम से उसके नीचे से निकाल दिया, तो सिक्का उसी में गिर जाएगा ग्लास में और वो ऐसे निकल जाता है, कार्डबोर्ड अलग हो जाएगा। सो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब इनर्शिया ऑफ मोशन को देखते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल जो हमने शुरू में लिया था वही एग्जाम्पल देखिए। अगर हम एक बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हम जा रहे हैं, ठीक है, और बस ड्राइवर जो है अचानक से ब्रेक लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, तो हमारी बॉडी जो है, आवर बॉडी लीन फॉरवर्ड, ब्रेक लगाने से हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। देखो हमारी पूरी बॉडी बस के साथ किस में थी, मोशन में, ठीक है ना। अब लोअर पार्ट आपको पता है, लोअर पार्ट किससे जुड़ा हुआ है हमारी बॉडी का, सीट से। लोअर पार्ट जो था अपनी बॉडी का लोअर पार्ट, वो सीट के साथ अटैच है। अब सीट जो है रुकेगी अगर, क्योंकि बस को ब्रेक लगे हैं तो बस के साथ ही सीट रुकेगी, ठीक है। सो ऐसे सीट जो है वो रुकना चाहती है, ठीक है।
बस के साथ ही, लेकिन हमारी बॉडी का लोअर पार्ट ही जुड़ा हुआ है, लोअर पार्ट रुक जाता है उसी टाइम पे, सोचिए आप। लेकिन अपर पार्ट तो फ्री है, अपर पार्ट तो पहले मोशन में था, अपर पार्ट मोशन में था, तो मोशन में होने के कारण वो रेस्ट में आना नहीं चाहता, वो मोशन में ही रहना चाहता है। मोशन में था, ऐसे आगे जा रहा था, ब्रेक लगाए तो बॉडी का लोअर पार्ट तो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन अपर पार्ट लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकता है। तो उसको क्या बोला जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लिया हमने, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को देखना है अब। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए, आपको पता है कि अगर जिस डायरेक्शन में बस चल रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बस चल रही है, तो हम अगर बस से जंप करेंगे, बस से अगर जंप करके, चलती बस से जंप करके, तो आप उसी डायरेक्शन में गिरोगे। ये नहीं होगा कि बस इस डायरेक्शन में जा रही है और आप बस से जंप कर जाते हो चलती हुई बस से, और आप इस डायरेक्शन में गिरो, इस डायरेक्शन में गिरो, ऐसा नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप गिरोगे, तो वो क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल किसका होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं, बाइक के टायर्स होते हैं, या जो ट्रैक्टरों के टायर्स होते हैं, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मड को फेंकते हैं, कीचड़ को फेंकते हैं जब वो चलते हैं, तो ठीक है ना। आपको पता है, ये अगर टायर कीचड़ में से निकलेगा, तो अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो ये ऐसे मड को फेंकता है इस डायरेक्शन में, कीचड़ को ऐसे टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में कीचड़ हमारी तरफ फेंकता है। तो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं? मड गार्ड्स, क्योंकि मड फेंक रहा है ना, मड कीचड़ फेंक रहा है, तो उसको रोकने के लिए मड गार्ड्स हम लगाते हैं। मड गार्ड सुना है ना नाम? हाँ। सो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ऐसा नहीं हो सकता कि जो टायर है वो ऐसे चल रहा है, कीचड़ इस डायरेक्शन में चला जाए, नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आएगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। अब हम करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, क्योंकि इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ लिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? मैंने आपको बता दिया कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया को हमने समझा अभी तक, या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया था, और उसी को यूज करके न्यूटन ने लॉ की शेप में डाला उसको, और न्यूटन फर्स्ट लॉ बन गया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ देखते हैं अब। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसकी डेफिनेशन जो है मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखना एक बार, आपको समझ में आएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट then it will continue to remain at rest. If a body is in motion then it will continue to remain in motion, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कंडीशन क्या लगा दी? unless some external force is applied on the body। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं हम, तब तक वो बॉडी क्या रहेगी? या तो एट रेस्ट या फिर इन मोशन। देखो इसने क्या कहा, रेस्ट और मोशन, ये जो दो पोजीशंस हैं, ये दो कंडीशन है किसी बॉडी की, ये नेचुरल कंडीशन है भाई, नेचुरल कंडीशंस हैं ये, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी एट रेस्ट है, वो तो रुकी ही रहेगी। जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो रुकी ही रहेगी। अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, मतलब चलेगी नहीं, ठीक है। अगर वो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। कंडीशन कब तक? जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स कोई भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रोल करवाएं, किसी बॉल को ऐसे रोल करवा के छोड़ दें, कोई गाड़ी है उसका इंजन बंद कर दें, तो आप क्या कहोगे? सर न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग तो वो चलते ही रहनी चाहिए, लेकिन उसको रोकेगा कौन? उसको रोकता कौन है? वहाँ पे हमने तो फोर्स नहीं लगाया, उसके आगे हाथ नहीं लगाया ऐसे,
तो उसको रोकता कौन है वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड ग्राउंड। टायर और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स है वो उसको रोकती है। तो इसने क्या कहा न्यूटन ने ये कहा कि रेस्ट और मोशन जो है वो किसी भी बॉडी की नेचुरल पोजीशंस या नेचुरल कंडीशंस हैं। अगर कोई बॉडी इस दुनिया में एट रेस्ट है तो उसको चलाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ इस दुनिया में चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो, ठीक है ना। ये एक ऐसा लॉ था जिसने इस दुनिया में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया इस लॉ के कारण, क्योंकि जो प्लैनेट्स थे उनका मोशन जो है वो इस लॉ से एक्सप्लेन होता है। क्योंकि देखो लोग ये मानते थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो अगर सन का चक्कर लगा रहे हैं, पहले तो ये नहीं मानते थे कि प्लैनेट्स जो है सन का चक्कर लगाते हैं, वो एक बहुत गहराई वाली बात हो जाएगी। मैंने आपको बता देता हूँ। पहले ये मानते थे कि अगर प्लैनेट्स जो है सन का चक्कर लगा रहे हैं तो वो रुक क्यों नहीं जाते, वो चक्कर लगाते ही क्यों रहते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको आंसर किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ने, ठीक है ना। यानी कि वो शुरू से ही चल रहे हैं। अगर वो मोशन में हैं तो वो मोशन में ही रहेंगे भाई। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उनको रोक नहीं दोगे प्लैनेट्स को, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि प्लैनेट्स के बाहर जाएगा ऐसे स्टॉप या फोर्स लगा के उसको रोक दे। तो प्लैनेट्स कभी नहीं रुकेंगे। वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगे। कब रुकेंगे? जब उनके ऊपर क्या अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स। और वो रेस्ट में है, अगर कोई प्लैनेट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा भाई, है ना। ये चीज़ है। तो ये नेचुरल कंडीशन है। इससे पहले लोग क्या मानते थे कि किसी भी बॉडी की नेचुरल कंडीशन क्या है, रुक जाना, क्योंकि यही तो मानते थे। अगर किसी बॉडी को थोड़ा सा दूर चला के हम छोड़ दें, देखो एक बॉल को ऐसे रोल करवा के हम छोड़ दें तो बॉल कुछ दूर जाके रुक जाती है। तो लोग यही सोचते थे कि किसी भी बॉडी की नेचुरल कंडीशन, नेचुरल पोजीशन क्या है, उसकी नेचुरल स्टेट बोल सकते हो। किसी भी बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या है, रुक जाना। नेचुरल स्टेट भी बोल सकते हैं आप इसको। रेस्ट और मोशन किसी भी बॉडी की दो नेचुरल स्टेट्स हैं। और पहले क्या मानते थे, किसी भी बॉडी की नेचुरल स्टेट है रुक जाना। तो ऐसे लोग जो है वो प्लैनेट्स के मोशन को डिफाइन नहीं कर पाए कि प्लैनेट्स क्यों मूव कर रहे हैं, वो रुक क्यों नहीं जाते। इवेंचुअली धरती पे तो ऐसा होता है, जब हम किसी चीज़ को चलाते हैं तो कुछ दूर जाके रुक जाती है, ठीक है ना। तो इसने न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमारे को आंसर देने की कोशिश की कि कोई जो प्लैनेट है वो रुकता क्यों नहीं है, ठीक है। सो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बहुत इजी है। अब हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बताता है? न्यूटन सेकंड लॉ समझने से पहले हमारे को थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में समझना होगा। न्यूटन सेकंड लॉ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन मोमेंटम के बारे में। अगर आपको मोमेंटम का ही नहीं पता होगा कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या है, देखिए फिर सेकंड लॉ को समझेंगे। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम अगर हम देसी भाषा में बोलें, देसी भाषा में मोमेंटम को क्या बोलते हैं? मौसम। मौसम क्या कहते हो आप? कि आप साइकिल बहुत भगा रखी थी आपने, और साइकिल बहुत तेज़ स्पीड से जा रही थी, और आपने क्या देखा कि जस्ट कोई उसके आगे आ जाता है। आपने देखा कि उसके आगे कोई आ गया, तो आपको सडनली ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं। ब्रेक अप्लाई करके आप रोक देते हो, और क्या कहते हो? मौसम तोड़वा दिया भाई तूने। तो मौसम तोड़वाना, मौसम तो एक अपना लोकल वर्ड है। मौसम तो एक वेदर है, वेदर अलग चीज़ होगी, लेकिन हम लोकल वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो वर्ड क्या है? मोमेंटम। मौसम तोड़वा दिया, क्या तोड़वा दिया? मौसम तो बादलों से, या फिर ये जो स्काई है, क्लाउडी स्काई, या फिर ठंडा जो गर्म, ये मौसम तो वो डेफिनेशन है ना मोशन की, ठीक है। मौसम तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे जो मौसम है वो एक्चुअल में क्या है? कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसका मोमेंटम बोला जाएगा। चल रही है, उसके पास मास है उसका कुछ, और उसके पास क्या है? वेलोसिटी। तो हमने क्या कहा? उसका क्या है? मोमेंटम। वो मौसम ये होता है मोमेंटम, ठीक है ना।
साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम। सो जिस चीज़ के पास भी मास होगा और वेलोसिटी होगी उसके पास क्या होगा, मोमेंटम। सो मोमेंटम को हम एक लेटर से डिनोट करते हैं, ये क्या है, पी। पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ, जिसके पास मास होगा और जिसके पास वेलोसिटी होगी तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम। सो मास इनटू इट्स वेलोसिटी आपको क्या देगा, मोशन। समझ में है ना, मोमेंटम। मोमेंटम जिसके पास वेलोसिटी जीरो उसका मोमेंटम जीरो। चीज़ है समझ में। सो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है भाई किसकी होगी, मोमेंटम की। ठीक है ना। तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, एसआई यूनिट ऑफ पी। एसआई यूनिट क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मास के लिए केजी और इसकी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए। सो मोमेंटम की यूनिट क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। सो अब हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, और वो किसके बारे में बताता है, वो ये बताता है, इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये समझ में तो नहीं है, तब ये कहता क्या है। देखो इसको दो तरीके से प्रूव करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट मेथड में आपको करवा रहा हूँ अभी, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों आपको करवाऊंगा। सो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है ना, मोमेंटम जिस चीज़ के पास मास होगा और उसके पास वेलोसिटी होगी उसके पास क्या होगा, मोमेंटम। कुछ स्पीड और उसका मास, वो मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, मोमेंटम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, उसके पास मास है 50 kg और वो स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, उस स्पीड से चल रही है, उसका मोमेंटम कितना होगा, 150 kg मीटर पर सेकंड। चीज़ें समझ में, वो मोमेंटम है। तो ये क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंटम चेंज होगा, देखिए मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे आप उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। क्या समझ में आया कि पहले मोमेंटम था मान लीजिए 150 मोमेंटम, और आपने और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ना। अगर आप पेडल बहुत ज़्यादा लगाते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में, तो आपका मोमेंटम जो है चेंज होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा आपको, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे आप उतना ज़्यादा क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। चीज़ आई ना समझ में। सो इससे एक रिलेशन बना, इससे क्या रिलेशन बना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मास भले ही न बढ़े क्योंकि मास जो है उतना ही रहेगा, मास वेलोसिटी बढ़ेगी तो m इंटू वी, तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है, अगर फोर्स दुगना लगाते हो आप तो मोमेंटम में चेंज भी कितना होगा, डबल। ये डबल करोगे तो ये भी डबल, ये अगर ट्रिपल तो ये भी क्या होगा, ट्रिपल। ये चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब।
ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हो आप। सो देखिए इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। जब किसी चीज़ के आगे चेंज लग जाता है, चेंज इन वेलोसिटी जैसे हमने पढ़ा था, चेंज अपने आप में एक बहुत ही अलग वर्ड है अपने आप में चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल थिंग माइनस इनिशियल थिंग। देखो फाइनल चीज़ माइनस इनिशियल चीज़, ये होता है चेंज का मतलब। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो ऐसे नहीं कि बिना टाइम लगे चेंज हो जाए, तो कैसे चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हमने कैसे लिखा है, ऐसे चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर चेंज होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, बिना टाइम के चेंज नहीं होगा। अगर आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो तो कुछ टाइम लगेगा, चले भले 1 सेकंड लगे, हाफ सेकंड लगे, कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम को लिखा जाएगा P। देखो इसको किससे डिनोट करेंगे, मोमेंटम को P से। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए, m इंटू वी। ठीक है, तो फाइनल है तो फाइनल के लिए तो यही यूज़ करते हैं ना, वेलोसिटी वाला v यूज़ करते हैं फाइनल के लिए। और इनिशियल के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनिशियल के लिए u यूज़ करते हैं। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। सो ये बन गया फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। अगर यहाँ पे अगर आप m कॉमन उठाओ, अगर आप यहाँ पे m कॉमन उठाते हो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m कॉमन v माइनस u बाई टी। देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस u बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो v माइनस u बाई टी जो है वो किसका फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन गया एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाएंगे m इंटू ए। यहाँ पे k की वैल्यू को हम 1 करना चाहते हैं ताकि अपना फॉर्मूला जो है छोटे से छोटा हो। सो k की वैल्यू को अगर हम 1 करें, k की वैल्यू को 1 अगर कर दें तो फोर्स का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लेकिन यहाँ पे k को 1 कैसे किया हमने, k को 1 इस तरह से किया हमने कि मान लीजिए 1 kg मास जो है, 1 kg मास अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन उसमें है, 1 kg मास अगर लें हम और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अगर होती है तो वहाँ पे जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या मानेंगे, 1 न्यूटन। फिर से समझिए, अगर 1 kg मास ले आपने और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे जितना फोर्स लगेगा वो कितना माना जाएगा, 1 यूनिट, 1 न्यूटन। सो यहाँ पे अब k की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए k की वैल्यू क्या हो गई, 1। और ये फॉर्मूला जो है अपना बहुत ही आसान हो गया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। हाँ, यही है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हैंस प्रूव ये न्यूटन सेकेंड लॉ। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, सेकेंड मेथड से कैसे प्रूव करेंगे। F इज इक्वल टू एम ए। देखो हमने क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम इंटू
ए। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए इसका, बहुत इजी है ये भी, वेरी इजी। सेकंड मेथड क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन देते हो, देखो एक बार, अगर ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मास कम है, मास कम है, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, मान रहे हैं हम 1 न्यूटन अप्लाई किया, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है ना, तो फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स से क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर इसी ऑब्जेक्ट का मास अगर आप डबल कर देते हो, इसका मास डबल कर दिया आपने और मैं उतनी ही फोर्स अप्लाई करूंगा, अब एक्सेलरेशन क्या होगी, आधी हो जाएगी। अगर मास को डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन उतने ही फोर्स में, मास को डबल करने से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, आधी। आप खुद सोच सकते हो इस चीज़ को। एक छोटा सा पत्थर है या कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर करिए, एक छोटी चीज़ को आप फोर्स अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई किया आपने 1 न्यूटन और उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गई, और अगर बहुत बड़ी चीज़ है और उतना ही फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। हाँ, तो यही तो लॉ है यहाँ पे, सेकंड लॉ जो है अपना वो बनेगा कैसे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या दिखाई दिया आपको कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई करते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 बाई मास। ये है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही, लेकिन इनवर्सली क्यों बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, क्योंकि 1/m है। अगर आप मास को डबल करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, आधी। देखो मास को डबल करोगे तो जितनी एक्सेलरेशन थी उसके डिवाइड में भी क्या आएगा, 2। ठीक है, तो उसके डिवाइड में भी 2 आने से ये भी क्या हो जाएगी, हाफ। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन आई, आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया एक्सेलरेशन और ज़्यादा। जितना फोर्स अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। ये अगर 3 टाइम्स अप्लाई किया तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन 3 टाइम्स। ये चीज़ है, तो ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन है अपनी सेकंड। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या मिलता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स बाय मास। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इसके नीचे क्या है 1। ठीक है, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो इधर क्या आ जाएगा, फोर्स। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन, वही चीज़ आ गई ना। फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी m इंटू ए। के की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 1। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये अब सेकंड मेथड से प्रूव कर दिया हमने। सो आप दोनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करके आप जो सेकंड लॉ है वो प्रूव कर सकते हो। सो अभी इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो अगर एक्सेलरेशन आपको निकालनी है तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, फोर्स बाई मास। अगर कोई दो चीज़ आपको दे रखी है, मास और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स और मास दे रखा है तो फोर्स डिवाइड बाई मास, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर मास निकालना है, सपोज करिए मास अगर निकालना है तो फोर्स और ये नीचे डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ऐसे आप कोई दो चीज़ दी होंगी और तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हो। अब हम करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
हर एक एक्शन का आपको उल्टा रिएक्शन मिलेगा। ये चीज़ कहती है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप समझो इस चीज़ को कि एक्शन और रिएक्शन है क्या। अगर आपने कोई एक्शन किया है तो आपको तुरंत उसका क्या मिलने वाला है, रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि टीचर आपको थप्पड़ लगाता है, ठीक है, आपने क्या महसूस किया? अगर आपको थप्पड़ लगा तो आपने बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया। तो जितना ज़ोर से मैंने आपको थप्पड़ लगाया, सॉरी मैंने नहीं लगाया, ठीक है, अगर जितना ज़ोर से आपको थप्पड़ लगा है उतनी ज़ोर से ही थप्पड़ मेरे को भी लगा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। तो जितना ज़ोर से मैंने थप्पड़ मारा आपको दर्द ज़्यादा हुआ। आप कहोगे सर मारे को दर्द ज़्यादा हुआ, आपको थोड़ी ना होगा। भाई वो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो स्किन है, यहाँ की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, इसलिए दर्द ज़्यादा होता है। यहाँ की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए दर्द कम होता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने आपको थप्पड़ मारा तो एक्शन और आपकी गाल ने, आपकी चिक ने वापस में इसके ऊपर क्या किया, रिएक्शन। सो एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है, अपोजिट होता है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी थप्पड़ मारा, उसका जो एक्शन है उसका रिएक्शन आए 1 साल बाद, ऐसा नहीं होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको तुरंत उसी टाइम पे रिएक्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई, बहुत ईजी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक्शन रिएक्शन हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ए बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, बुक, ठीक है ना। तो ये बुक जो है इसके मास के कारण, इसमें कुछ मास होगा, उसके कारण ये नीचे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, वेट कह सकते हो आप, ठीक है। तो मास के कारण mg फोर्स लगेगा, m मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, तो mg लग गया। तो mg हमने इसको क्या बोला, एक्शन, ठीक है ना। ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो टेबल ने इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही क्या लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। ये नॉर्मल फोर्स भी बोला जाता है इसको, नॉर्मल फोर्स, यानी कि इस सरफेस के ऊपर क्या है, ये नॉर्मल 90 डिग्री पे। तो ये एक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, एक्शन हुआ लेकिन रिएक्शन उतना नहीं हुआ, तो ये टेबल टूट जाएगा। हाँ, यही होता है। अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आपने चेयर के ऊपर पहले क्या किया, एक्शन, फिर वापस चेयर ने आपके ऊपर क्या किया है, रिएक्शन। अगर एक्शन ज़्यादा था तो चेयर टूट जाएगी, संभाल नहीं पाई, रिएक्शन उतना नहीं दे पाई तो चेयर टूट जाएगी। ये है एक्शन और रिएक्शन। सो ये इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ में, ठीक है। अगर एक आदमी जो है बोट से जंप कर रहा है और आपको पता है वो बोट जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, आदमी ने उसको लेग से ऐसे प्रेस किया, आदमी के ऊपर जो है, उस पर्सन के ऊपर बोट ने क्या किया, रिएक्शन। आदमी ने एक्शन किया, पीछे गई और बोट ने वापस में किनारे पे उस आदमी को धकेला, ये क्या कहलाएगा, एक्शन और रिएक्शन। चीज़ आई नहीं समझ में। हमारे जो एरोप्लेन्स हैं या जो हमारे जो रॉकेट्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, यही बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, बस वो भी समझेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसकी जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।